फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे सुनते ही एक आम आदमी बहुत घबराता है। उसे ऐसा लगता है कि ये तो किसी मार्केट एक्सपर्ट का ही काम है, हम इसे नहीं कर सकते। और मार्केट में भी आपको यही यकीन दिलाया जाएगा, क्योंकि जब तक आप अनजान रहेंगे इन सब चीज़ों पर, तब तक लोगों की दुकान चलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल मार्केट मोशन में स्वागत करता हूं। अब से हर हफ्ते मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा और आप खुद ही देखेंगे कि ये कितना आसान हो सकता है। बस आपको मेरा ये साथ देना है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप बहुत सारे वैल्यूएबल पॉइंट भी मिस कर देंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू की जाए एक इंटरेस्टिंग जर्नी। फंडामेंटल एनालिसिस को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला तो है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस करते हैं, उसके फ्यूचर गोल्स देखते हैं, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है और बिजनेस कितना एथिकल है ये भी देखते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी चेक करते हैं कि उस बिजनेस का सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें आता है आपका बैलेंस शीट एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस। अरे डरिए मत, आपको कोई बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना नहीं है, बस आपको इसका एनालिसिस करना है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त उस कॉलेज का एनालिसिस करते हैं या फिर अपना पहला घर लेते वक्त करते हैं, बस हर जगह क्राइटेरिया कुछ अलग होती हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में जो सबसे पहला लेसन हम कवर करेंगे वो बैलेंस शीट पे होगा। अगर आपको किसी कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर वैल्यू या फिर फिनेंशियल हेल्थ डिटरमाइन करना है तो बैलेंस शीट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए क्विकली बैलेंस शीट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को समझते हैं जिसकी हमें एनालिसिस करते वक्त ज़रूरत पड़ेगी। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, पहला असेट साइड और दूसरा लायबिलिटी साइड। कंपनी के पास जो भी है वो उसके असेट हुए और जो भी उसे देना है वो उसकी लायबिलिटी हुई। जैसे कि कंपनी की बिल्डिंग, मशीनरी, बैंक में कैश या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कंपनी के असेट हुए। और अगर कंपनी ने वही मशीन या ऑफिस बनाने के लिए कहीं से लोन लिया है तो वो लोन उसकी लायबिलिटी हुई। अगर मैं आपको और सिंपल में बताऊं तो कंपनी ने जहां से पैसा लिया है वो लायबिलिटी और जहां पे पैसा लगाया है वो असेट। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड को समझते हैं। लायबिलिटी साइड भी दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला आपका शेयर होल्डर फंड और दूसरा आपकी लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड मतलब कंपनी जो अपने शेयर होल्डर से पैसे रेस करती है वो, प्लस कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है हमारा रिजर्व्स। रिजर्व्स एंड सरप्लस के मेनली दो कंट्रीब्यूटर होते हैं। पहला, जो भी प्रॉफिट एज अ डिविडेंड शेयर करने के बाद कंपनी के पास बचता है वो, और दूसरा, कंपनी जब भी कोई शेयर इशू करती है तो वो उसका फेस वैल्यू डिसाइड करती है। फेस वैल्यू यूजुअली 1 to 5 या 10 की होती है। फेस वैल्यू बस एक अकाउंटिंग टर्म है दोस्तों, इसका शेयर की मार्केट प्राइस से कुछ लेना देना नहीं होता। अब आप ये समझिए कि एक कंपनी है, वो 10 लाख शेयर इशू कर रही है और उसने एक शेयर की प्राइस 500 रुपये रखी है। तो जो अमाउंट आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा वो आपका फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर इश्यूड आएगा, यानी कि 10 इंटू 10 लाख, 1 CR आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा। और बाकी का जो बचा हुआ 490 है उसको हम शेयर प्रीमियम कहते हैं। जैसे कि इस केस में आपका शेयर प्रीमियम होगा 490 इंटू 10 लाख, यानी कि 49 करोड़। ये 49 करोड़ आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आती है आपकी लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ भी दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला तो है नॉन करंट लायबिलिटीज़ और दूसरा है करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ यानी कि वो लायबिलिटीज़ जो कि 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए हैं, और दूसरी आती है आपकी करंट लायबिलिटीज़ जो कि 1 साल से कम टाइम के लिए है। जो आखिरी कंपोनेंट है वो है डेब्ट। डेब्ट यानी कि कर्ज। कंपनी ने जो भी फंड एक्सटर्नल सोर्सेज से रेज किया है वो डेब्ट में शो होता है, जैसे कि बैंक लोन या फिर डिबेंचर्स इशू के थ्रू रेस किया हो या फिर कमर्शियल पेपर हो।
या फिर किसी और तरह का डेप्ट फाइनेंसिंग। दोस्तों, बैलेंस शीट एनालिसिस के लिए लायबिलिटी साइड को समझ लेना काफ़ी है। एसेट साइड को हम समझेंगे जब हम रेशियो एनालिसिस करेंगे। तो अभी तक हमने 4 चीज़ें सीखी। पहला, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है। दूसरा, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है। तीसरा, करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज। और चौथा, डेप्ट। दोस्तों, ये 4 पॉइंट्स जान लेना काफ़ी है बेसिक बैलेंस शीट एनालिसिस करने के लिए। तो अब आप परफेक्टली रेडी हैं बैलेंस शीट को एनालिसिस करने के लिए। एक अच्छे बैलेंस शीट में ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहला, तो उसका शेयर कैपिटल कंसिस्टेंट रहना चाहिए, वो डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका रिजर्व्स हमेशा ग्रो करना चाहिए। और तीसरा, उसका डेप्ट हमेशा घटना चाहिए। बट कंपनीज को कभी कभी डेप्ट फाइनेंसिंग भी करनी पड़ती है अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के लिए। तो इन सब चीज़ों के कारण भी कंपनी का डेप्ट इंक्रीज हो सकता है। बट हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर कंपनी का डेप्ट इंक्रीज हो रहा है तो उसका रिजर्व्स भी उसी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा ही इंक्रीज होना चाहिए। तो अब हम 2 बैलेंस शीट को देखेंगे और अपना व्यू बनाएंगे कि वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी रहेगी। सबसे पहली कंपनी जो आपके सामने है वो है बजाज ऑटो, जो कि अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट था शेयर कैपिटल। जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले 5 साल में बजाज ऑटो ने अपना शेयर को बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं किया। ये मार्च 2016 में भी 289 CR था और मार्च 2020 में भी ये 289 करोड़ है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। कंपनी के रिजर्व्स भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 2016 में ये रिजर्व्स 13,700 पे स्टैंड कर रहे थे और मार्च 2020 में ये 21,300 पे हैं, जो कि अराउंड 55% का ग्रोथ है। हालांकि कंपनी का रिजर्व्स पिछले साल से डिक्रीज हुआ है, लेकिन ये 55% का भी ग्रोथ पिछले 5 साल में एक अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। और जो सबसे पॉजिटिव फैक्टर इस कंपनी के लिए है वो है ज़ीरो डेप्ट और इंटरेस्ट कंपोनेंट भी मिनिमल है। तो दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट हम ये कह सकते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज ये हमारे तीनों क्राइटेरिया में फिट बैठ रही है, जो कि है शेयर कैपिटल इसका डाइल्यूट नहीं हुआ है, दूसरा इसके रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं और तीसरा इस कंपनी के ऊपर ज़ीरो डेप्ट है। अब आइए देखते हैं अपनी अगली कंपनी, जो कि है मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड। ये एक ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी है जो कि व्हीकल्स के पार्ट मैन्युफैक्चर करती है। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टोटल शेयर कैपिटल। जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं, मदरसन सुमी ने पिछले 5 साल में अपने शेयर कैपिटल को 132 से सीधा 315 तक डाइल्यूट किया है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है। तो इसका ये एनालिसिस निकल के आता है कि कंपनी को कॉन्स्टेंटली फंड की ज़रूरत पड़ती रही और वो अपने शेयर को डाइल्यूट करती गई। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनी के पास लैक ऑफ फंड्स हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है रिजर्व्स। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि मार्च 2016 में कंपनी के पास रिजर्व्स था 4,000 और मार्च 2020 में अराउंड 11,000। रिजर्व्स में इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको रिजर्व्स को हमेशा डेप्थ से कंपेयर करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो डेप्थ था वो भी रिजर्व्स के प्रोपोर्शनेटली ही बढ़ा है या फिर कहीं कहीं पे उससे ज़्यादा ही बढ़ा है, जबकि रिजर्व्स को हमेशा डेप्थ से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो ये भी एक इसका बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है। और ड्यू टू इंक्रीज इन डेप्थ कंपनी का इंटरेस्ट कंपोनेंट भी लगातार बढ़ते जा रहा है। मार्च 2016 में इसका इंटरेस्ट कंपोनेंट 1,500 करोड़ था और मार्च 2020 में 3,500 करोड़ पे है, जो कि कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट डालेगा। हालांकि ये कंपनी एक एवरेज कंपनी कहलाएगी ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, बिकॉज इसका नेट वर्थ टू टोटल डेप्ट रेशियो पिछले 3 साल से 1 के करीब है। अगर हमें फ्यूचर में इस कंपनी का डेप्ट डिक्रीज होते हुए दिखता है तब हम इसके अंदर एंट्री लेने का अपॉर्चुनिटी देखेंगे और भी फैक्टर एनालाइज करने के बाद। तो दोस्तों, ये था मेरा इनपुट बैलेंस शीट एनालिसिस पर। हालांकि ये बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन है, बट आप इसे बेस बनाकर एडवांस बैलेंस शीट एनालिसिस भी कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम एडवांस बैलेंस शीट एनालिसिस भी कवर करेंगे, बट फिलहाल के लिए एज अ बिगिनर इतना काफ़ी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।